मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक यात्राओं का दौर चल रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों यात्राएं निकालकर मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां यात्राओं पर चल रही हैं। बात सबसे पहले बीजेपी की समरसता यात्रा की करें तो सागर में संत रविदास मंदिर निर्माण से पहले समरसता यात्रा 5 जगहों से निकलकर 55,000 गाँवों से गुजरेगी। समरसता यात्रा हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और जल संग्रह किया जा रहा। सभाएं हो रही जिनमें दलितों के हित में किए गए काम गिनाए जा रहे हैं। 12 अगस्त को सागर में समरसता यात्राओं का समापन होगा। पीएम मोदी सागर में रविदास मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी की सभा से प्रदेश भर के दलित वोटों को साधने की तैयारी है। बीजेपी समरसता यात्रा के जरिए दलित वोटों को साधने की तैयारी कर रही है, तो ये भी बता रही है कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। संत रविदास जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हम सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना छत के नहीं रहेगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो अनुसूचित जाति पर केवल बजट में 286 करोड़ खर्चा होता था। आज 26,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस चुनावी साल में बीजेपी के दलित प्रेम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी साल में ही बीजेपी को दलितों का ख्याल क्यों आ रहा है। 18 साल सरकार चलाने के बाद समरसता यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। शर्म आना चाहिए। क्या बोया आपने 18 साल में कि आज आपको समरसता यात्रा निकाल रहे हो। आप तो समाज को इतना शुद्ध कर देते कि ऐसे किसी यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनका ये सब ढकोसला है, कलाकारी है, कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है। हालांकि ऐसी ही यात्राएं कांग्रेस भी निकाल रही है। कांग्रेस आदिवासी वोटों को साधने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस आदिवासी वोटों को साधने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा प्रदेश की सभी 47 आदिवासी आरक्षित सीटों को कवर करेगी। कांग्रेस आदिवासियों को बताने की कोशिश कर रही है कि भाजपा सरकार में उनका स्वाभिमान खतरे में है। कांग्रेस आदिवासियों को ये भी बता रही है कि आदिवासियों का भला सिर्फ कांग्रेस के राज में हुआ है। आदिवासी यात्रा का पहला चरण मालवा निवाड़ में पूरा हो चुका है। अब महाकौशल और बिंद में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकलेगी। आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लो। जो कुछ आदिवासियों के लिए हुआ, जमीन के लिए हुआ, आपके स्वास्थ्य के लिए हुआ, शिक्षा के लिए हुआ, अधिकार के लिए हुआ, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। बीजेपी ने क्या किया? ऐसे नियम बनाए, पेशा की भर्ती में भी घोटाला। ये घोटाला का नुकसान हमारे आदिवासी भाइयों का। कांग्रेस जिस तरह बीजेपी की समरसता यात्रा पर सवाल उठा रही, उसी तरह बीजेपी भी कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पर तंज कस रही है। आजादी के 75 वर्षों में भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी बहन को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज बिठाने का काम किया। इतना बड़ा सम्मान देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के भाई और बहन को दिया है। हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक मानती है। मध्य प्रदेश में एससी के लिए 47 और एसटी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं, जो कुल मिलाकर 82 हो जाती हैं। इनमें आदिवासी वोट जिस दल की ओर जाते हैं, एक तरफा हो जाते हैं। पिछले एक दशक के चुनाव परिणामों की बात करें तो 2003 से 2013 तक आदिवासी वोट एक तरफा बीजेपी को मिलते रहे, तो 2018 में बाजी पलटी और ये कांग्रेस की तरफ चले गए। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो आदिवासी संगठन जयस भी आदिवासी वोटों के जरिए ही मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। आदिवासियों को मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहा जाता है, तो ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड में दलित वोटर का रुख भी चुनावी दिशा तय करता है। यहाँ दलित वोटों पर अब तक बसपा का प्रभाव रहता आया है, तो इस बार भीम आर्मी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी है। देखना यह है कि आरक्षित सीटों पर वोटों की खींचतान में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा समरसता
वर्सेस स्वाभिमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। SC/ST वोटों को साधने की क्यों मची है होड़? आरक्षित सीटों पर कौन कर पाएगा कब्जा? संत रविदास की अरदास से पूरी होगी भारतीय जनता पार्टी की आस? आदिवासी स्वाभिमान यात्रा से होगा कांग्रेस का उत्थान? ये वो सवाल हैं, इन्हीं के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज को साधने के लिए दोनों दलों की भरसक कोशिश स्पष्ट दिख रही है। अगर आप सरकार की बात करें तो चाहे समरसता यात्रा की बात हो, चाहे आदिवासी वर्ग के लिए गए निर्णयों की बात हो, पेसा एक्ट की बात हो, SC/ST एक्ट में सुदृढ़ीकरण की बात हो, आदिवासी समाज को तमाम और सहूलियतें देने की बात हो, सरकार पूरे मनोयोग से काम कर रही है। लेकिन सरकार के इस कार्य पे विपक्ष का कहना यह है कि चुनाव की आखिरी बेला में, आखिरी समय ही आखिर क्यों इन्हें ये याद आ रही है? क्या आखिर ऐसा कारण है? क्या ऐसी स्थिति है? तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ अभय प्रताप सिंह यादव जी नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, पवन पटेल जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अभय जी, ये समरसता यात्रा जो आपने शुरू की है, संत रविदास जी का मंदिर बनने की बात है और पैसा एक्ट की बात है, गांव-गांव से धन इकट्ठा किया जा रहा है, ये बहुत बेहतर है आदिवासी समाज के उत्थान और उन्नयन के लिए अगर कोई कार्य होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कांग्रेस का कि ये आखिरी चुनावी समय में ही आपको क्यों याद आ रही? देखिए, बात चुनावी समय की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन वर्गों के लिए यह काम किए हैं। रविदास मंदिर की जहां तक आपने चर्चा की है, मैहर में पहले भी निर्माण किया है। संत रविदास जी तो संत परंपरा के शिरोमणि थे। उन्होंने भारत की संस्कृति और उनके जीवन मूल्यों की रक्षा की है। तो इसके लिए 102 करोड़ की लागत से जो सागर में निर्माण किया जा रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी जो उन्होंने फरवरी में कहा था। उसको माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 अगस्त को उसका शिलान्यास करेंगे। तो यह तो पूरे प्रदेश से चलने होकर आने वाली यात्रा है, जो आपने देखा होगा जगह जगह से इसका पूजन किया जा रहा है और जगह जगह लोग उत्साह के साथ इसमें यात्रा में जुड़ रहे हैं। और आदिवासी वर्ग के लिए तो हमने इस राष्ट्र का सर्वोच्च पद पर उनको बैठाकर उनको नवाजा है। उनके लिए जो बन पड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ किया है। हमारे राज्यपाल महामहिम उसी वर्ग से हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति उसी वर्ग से हैं और मोदी जी के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक मंत्री उसी वर्ग से हैं। पेसा एक्ट हम उनके हित के लिए लाए हैं। तो अनेकों ऐसी योजनाएं जो हमारे ST/SC भाई बहनों के लिए है, उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। उसको चुनाव से जोड़कर देखा जाना गलत है। जी, मैं संदीप पौराणिक साहब से पूछूंगा। सर, चुनाव के समय में जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बहुत अच्छे से आंक लिया कि जो उनका नुकसान पिछली बार हुआ है, सबसे ज्यादा उनका नुकसान हुआ था सिर्फ और सिर्फ जो आदिवासी क्षेत्र की सीटें थी, उनमें बहुत नुकसान हुआ था, मालवा निमाड़ में खासकर। तो इस बार पूरे साल, मतलब सरकार के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनावी साल में हो, लगातार जो आदिवासी बंधु हैं उनके लिए समागम, यात्रा, कार्यक्रम, प्रोग्राम, स्कीम्स, ये मतलब सरकार ने लगातार इन चीज़ों को अपने केंद्र में रखा। और भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई और आदिवासी संगठन या दूसरा दल उनको अपनी तरफ ना मोड़ ले, उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कैसे देखते हैं आप? अब ये संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी समरसता यात्रा के माध्यम से। देखिए नवीन जी, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव करीब आते हैं तो राजनीतिक दलों को उन वर्गों की ज्यादा याद आती है जिनका उन्हें वोट बहुत आसानी से हासिल हो जाता है। जैसे आपने कहा एक बात कि भाजपा सरकार पूरे साल भर से
आदिवासियों पर फोकस किए हुए है। स्वाभाविक सी बात है नवीन जी, 2018 के चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं। 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उनमें से कांग्रेस 30 पर जीत हासिल कर गई थी, बीजेपी 16 पर आगे ठहर गई थी। और 2013 में हम देखते तो ये ठीक उलट स्थिति थी, बीजेपी को 30 से ऊपर मिली थी। तो बीजेपी ये जान गई है कि अगर हमें सत्ता का रास्ता पाना है या सत्ता के करीब पहुंचना है तो आदिवासी वोट बैंक को अपने से छिटकने नहीं देना है। जब आपने ये तय कर लिया है कि इस वोट बैंक को या इस वर्ग को हमें अपनी तरफ लुभाना है, तो लुभाने के 2 ही 3 तरीके हैं। या तो उसकी जिंदगी में बदलाव लाइए, उसे योजनाओं के जरिए लुभाइए, साथ ही उसकी आस्था से जुड़ी हुई चीजों को स्थापित करिए। आप देखिए पिछले साल में हम देखते हैं कि भोपाल के स्टेशन का नाम बदल दिया गया, रानी कमलापति का नाम दिया गया। हम जबलपुर जाके देखते हैं तो रघुनाथ शाह और उनके बेटे शंकर शाह की याद आती है। तमाम समागम होते हैं, आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीजें वो है कि जो आपको भावनात्मक तौर से अपने से जोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक बात। अब कितनी सफल होगी असफल होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन बीजेपी ने इस वोट को लुभाने में और आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अभी तक, जो नजर आता है मुझे। जी पवन पटेल जी, प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे। देखिए अभय जी की तो काफी सारी बात मुझे सुनाई नहीं दी, पहले मेरा कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज ऑडियो आ नहीं थी। कांग्रेस डिस्कनेक्ट ही तो हो जाती है, वही तो प्रॉब्लम है। फिर आधी बात सुनाई नहीं देती उसे जनता की। नहीं, जनता की बात सुनाई दे रही है। सरकार में इसमें भाजपा है तो भाजपा को जनता की बात सुननी चाहिए, लेकिन भाजपा जनता की बात सुनती नहीं है। और भाजपा जिस टाइप के लुभावने काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आदिवासी वर्ग हमारा आज समझ चुका है। कभी संत रविदास जी के मंदिर बनाने की फिर से घोषणा कर दी, पुरानी घोषणा क्या हुई कि उसको इम्प्लीमेंट कुछ हुआ नहीं है। तो इस समय घोषणा वीर हमारे कमलनाथ जी ने बोला, हर व्यक्ति आज देश प्रदेश का जान रहा है कि घोषणा की मशीन जो है डबल स्पीड से चल रही। रोज घोषणा उधार लेते जाओ, घोषणा करते जाओ, इम्प्लीमेंट तो करना नहीं है इनको। इनको पता है कि इनकी सरकार आ नहीं रही, कितने भी घोषणा करते जाओ सरकार इनकी आनी नहीं है। और दूसरी, जब पहले क्या आदिवासी वर्ग नहीं जान रहा होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से आदिवासियों में अत्याचार नंबर 1, क्या आदिवासी वर्ग को नहीं पता होगा? आज आदिवासी वर्ग की बात करते, जितना भी किया इस प्रदेश और देश में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी वर्ग के लिए, हालांकि मैं बीजेपी की तारीफ नहीं करना चाहता, ये मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ है और इसको तारीफ की तरह ही लेना। वो तारीखें याद करो जब पुलिस में थाने में आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना अपने आप में एक चुनौती भरा काम होता था। देश भर की हालत ये थी, मध्य प्रदेश पुलिस उन चुनिंदा पुलिस फोर्सेस में से एक है, शुमार है, जो लोगों की बात को बहुत सहजता से सुनकर और उसको रिपोर्ट करती है और उस पर कार्रवाई करती है। अगर कहीं आंकड़े क्राइम ज्यादा आ रहे हैं ना, कई, अब आप देखिए ना कि रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े नहीं आएंगे। एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये प्रदेश जो है महिला अपराधों के प्रति, ये प्रदेश आदिवासी दलित अत्याचार के प्रति संवेदनशील है, क्राइम के प्रति संवेदनशील है। और ये संवेदनशीलता रखनी चाहिए। रजिस्टर में दर्ज नहीं होंगे, ना एनसीआरबी में आएंगे, ना पॉलिटिकल इश्यू बनेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो नंबर 1 और नंबर 2, इसको समझने की जरूरत है। नहीं, देखिए संवेदनशील होना है, संवेदनशील होना चाहिए, अच्छी बात है संवेदनशील होना, लेकिन वो रिपोर्ट आती है उसको मैनिपुलेट किस तरह करते हैं वो आंकड़ों, वो भी तो आंकड़े हैं ना, किस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है, किस तरह का उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक हफ्ता बीतता नहीं कि किसी आदिवासी के ऊपर होता है, एक हफ्ता बीतता नहीं कि इनका विधायक का लड़का आदिवासियों के ऊपर हमला कर देता है। तो ये चीजों को भी देखना चाहिए। संवेदनशील होना बहुत अच्छी बात है, यहाँ भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं होनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड में संवेदनशील होने में और बोलने वाली बतौलेबाजी में, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और आज जो मध्य प्रदेश पुलिस की आप बोल रहे, तारीफ करते करिए, लेकिन हम ये कहते हैं आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 60 साल की बात करते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। अंग्रेजों ने किस हालत में देखा होगा, उन सब चीजों का भी पैमाना मापना चाहिए, उन सब चीजों को भी देखना चाहिए। उस समय परिस्थितियां क्या थी, उन विषम परिस्थिति में कांग्रेस ने कितना काम किया। जितने छात्रावास आदिवासियों के बने कांग्रेस ने किया, भाजपा ने कितने बनाए बता दें। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रबर स्टैंप बना देती है, बड़े बड़े इवेंट बना देती है। रेलवे स्टेशन का नाम, क्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने से आदिवासी को उनका हक अधिकार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
उनके लिए सोच होनी चाहिए, उनके प्रति काम करने का जज्बा होना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद किया है। कांग्रेस पार्टी का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ आदिवासी समाज का है, हर वर्ग का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि 2014 के बाद अगर इनको कुछ काम करने होते तो वो दिख जाता। आज भी भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले की बात करती है, राहुल गांधी की बात करती है, जवाहरलाल नेहरू की बात करती है। लानत है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने काम बताने के लिए नहीं है। बात करे, दो बात कर ले कि 2014 के बाद क्या मुद्दे आए थे, उनमें हमने इतनों को पूरा किया बता दे। घोषणा वीर में तो मास्टरी हासिल है कि जहां इनका ग्राफ देखेंगे, सिलेंडर कम दे रहे हम भी दे देंगे, लाडली बहना को हम बढ़ाते जाएंगे, अब 3000 तक ले जाएंगे। तो अभी तो शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव तक कुछ भी कर सकते हैं। उनका पूरा टारगेट है कि हम किसी ना किसी बहाने इस प्रदेश के हर व्यक्ति को 2000, 5000, 10,000 रुपए दे करके उस वोट को खरीद करके हम सरकार बना ले, उसके बाद तो देखा जाएगा जो होगा। जी जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभय प्रताप जी, ये देखिए जी, ये इनका तो ये कैसेट हरदम रहेगी, बजेगी जब तक कि फिर से भाजपा सत्ता में नहीं आ जाएगी प्रदेश में, जब तक इसी तरह की कैसेट सुनेंगे हम और आप। आदिवासी वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है वो आंकड़े नहीं, ITI से निकाल लीजिए। 24,000 करोड़ का बजट था केंद्र सरकार में इनके समय, आज 90,000 करोड़ का बजट है। विशेष पैकेज दिए गए हैं, IIT, एम्स, इंजीनियरिंग, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बच्चों को छात्रवृत्ति देकर उनको जो है फ्री एजुकेशन दी जा रही है। एकलव्य विद्यालयों का निर्माण जिलों में किया जा रहा है। पैसा एक तो उनको दिया ही गया है। तो हर क्षेत्र में आदिवासी, हम जो हमारे माननीय शिवराज जी 1,000 रुपए पोषण का देते थे इनकी हमारी आदिवासी माताओं को, इनकी सरकार ने, कमलनाथ जी ने 15 महीने में उसको बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको फिर 1,000 रुपए उनके पोषण का देने का शुरू किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा से लेकर उनके हर क्षेत्र में उनको तरक्की करे, उसमें कहीं ना कहीं अपनी कटिबद्धता, जो प्रतिबद्धता थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको निभाया है। संत रविदास जी की याद के मंदिर का ये विरोध कर रहे कि चुनाव के समय इन्हें रविदास जी याद आ रहे। रविदास जी हम और आप अच्छे से जानते हैं कि किस वर्ग से वो आते थे, चर्म शिल्पी थे। आज उनकी पूरी 53,000 गांवों से, 46 जिलों से 315 नदियों का जल लाकर उनके चित्र पर, कलश पर उनके पादुका का पूजन करके पूरे प्रदेश से भव्य उसका शिलान्यास माननीय मोदी जी करेंगे। ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश का है। इन वर्गों को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जी, पवन जी। नहीं, अभी तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप करिए, बड़ा अच्छा करिए। आप 100 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ का मंदिर बनवाइए। मेरा निवेदन इतना है कि पहले जो मंदिर बनवाने की घोषणा की थी उसका क्या हुआ? यूनिवर्सिटी बनाने में आप बतौलेबाजी में तो रोज एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही? चलिए हम बताते हैं, आप चलिए हमारे साथ दिखा देते कितने लोगों को छात्र। आप बोलने में तो माहिर हैं, आपको बतौलेबाजी में मास्टरी हासिल है। हम जो पूछ रहे हैं उनको बताइए ना कि आप कहाँ मिल रहा, कितने। अभी मोदी जी का एक भाषण मैंने सुना था, सही है गलत है मुझे नहीं पता, कि हर 8 घंटे में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर 10 दिन में एक कॉलेज बन रहा है। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से कोई चीज की जरूरत नहीं होगी, इतने बनते जा रहे हैं। तो चुनाव तक तो आप घोषणा की मशीन डबल स्पीड से चली रही हो, देखा है। अभय जी भी वही बोल रहे हैं। हम कहते मंदिर का हमने विरोध किया ही नहीं, हमने बोला स्वागत किया, बनाइए 2,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का मंदिर बनाइए। लेकिन पहले जो किया था उसको तो बता दीजिए। 2014 में जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी, उनमें कितनी इंप्लीमेंटेशन? आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता 2014 वाली बात क्यों नहीं करता है? जो मोदी जी ने बोला तो उन सब बात क्यों नहीं करता? महंगाई की बात क्यों नहीं करता? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करता? 100 दिन में काला धन ला रहे थे, क्यों नहीं बात कर? 7.5 तो किसानों को मार डाला, पुलवामा जैसा हमला करा के आप चुनाव जीत जाते हो। इन सब बात पे क्यों नहीं करते हो आप 2014 के बाद की बात करिए ना। आप हमारे बजट की बात करते हो। अभी तो पवन जी पर्याप्त समय, क्या बजट मिला? पवन जी पर्याप्त समय दे रहा हूं, तो स्पीड जो है अपनी बढ़िया अच्छी रखो, थोड़ा सा पर्याप्त समय बोलने के लिए। मैं मतलब थोड़ा कई बार मैं तो आपसे बहुत रूबरू रहता हूं, तो मुझे तो आपकी ये जो स्पीड में भी समझ में आ जाती है क्या कह रहे। थोड़ा पब्लिक है, थोड़ा ऐसे उनको समझ में आ जाए, मतलब ऐसे थोड़ा सेंटर फ्रेश खा के बोलने की जरूरत नहीं है ना, मतलब मेरा ऐसा है जी, आराम से तसल्ली से। नहीं, मेरा निवेदन इतना है, ये इसी से समझ में आता है ना देश को। उस समय बजट कितना हुआ करता था, समय के साथ, परिस्थिति के साथ हर चीज का बजट बदलना पड़ता है। जनसंख्या बढ़ती जाती है तो अब उसमें मास्टरी हासिल करो, अपनी पीठ थपथपाओ कि कांग्रेस के समय 2,000 करोड़ का बजट था, हमारे 8,000 करोड़ का। अरे कांग्रेस की अभी भी सरकार होती तो 8,000 करोड़ का बजट होता।
आपने 100 किलोमीटर सड़क में पहले काम चलता था, 2000 किलोमीटर सड़क चले गए। पहले 100 मकान में काम हो जाता था, अब 1000 मकान में काम होगा। ये तो कोई पीठ ठोकने का काम नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस की महानता को देखिए। कांग्रेस के लोगों ने अपने प्राणों के न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराया, और उस देश को आजाद करा के इतने सारे भवन, बिल्डिंग, शिक्षा, सबका निर्माण किया। ये पूरी दुनिया जानती है। आपको मौका मिल गया 2014 से, और अगर आपको करना होता, इस देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ जाती कि अगर आपको कुछ करना होता, जनता समझ चुकी कि आप सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी करने के लिए आए हो। आज नहीं तो 2014 के बाद की बात कर रहे होते, 2014 के पहले की बात नहीं कर रहे होते। और मैं कमलनाथ जी के 15 महीना के कम समय में जो उन्होंने काम किया, उस काम पे बात करने को तैयार है, और वही काम फिर से हमें सत्ता मिलाएंगे, वही काम मील का पत्थर साबित होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जनता समझ चुकी है। अभय जी, पवन जी कह रहे हैं आप दोनों लोगों के लिए ये जो फ्री टाइम है, दोनों लोग बात कर सकते हैं इसमें। जी देखिए पवन जी आप भी बात कर सकते हैं। तो जो कह रहे हैं उस पर जनता 2014 में भी मोहर लगा चुकी है। जनता ने जो है 2019 में भी जनता ने मोहर लगाई है। 100 दिन में काला धन इसलिए जनता ने परिणाम अपने दे दिए हैं। अब आप उसको चाहे कुछ कहिए, लेकिन जनता ने 2014 के काम जो किए गए 19 में दे दिए हैं। अब जो अब किए हैं वो अभी देखिए विधानसभा चुनाव में परिणाम आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता को सीधा का सीधा लाभ देने का काम बिचौलियों से छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब लोगों के, किसान युवाओं के साथ खड़ी है। महिलाओं आपके पास सूची हुआ करती थी, अब उसका आता पता नहीं, उस सूची के बारे में कोई बात नहीं करने के लिए खड़ी है। आप किसानों की बिजनेस के लिए जो रोजगार है, जो खुद स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास किया गया है। चाहे स्टेशन हो, चाहे रोड हो, चाहे हाईवे हो, इनको इस तरह से बनाया गया है कि हमारा रोजगार, व्यापार भी दिनों दिन बढ़े, युवाओं को शिक्षा भी मिले। दिन और रात घोषणा करती जाए, लेकिन जनता समझ चुकी कि अगर आपको कुछ करना होता, आपका कुछ करने का इरादा होता, किसी वर्ग को रिलैक्स देने का इरादा होता, तो समझ में आ जाता। लेकिन अब 2014 से जवाब तक आपने कुछ नहीं किया। ये चर्चा का एक ऐसा मोड है जिसे हमारे गांव में तो इसे चेंचे कहा जाता था, और चर्चा के इस मोड में मतलब डूबा हुआ है मीडिया, तो ये समझ में नहीं आता। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि लगता ही है कि बिल्कुल जान हथेली पर रख के एंकर भी बात कर रहा है और प्रवक्ता बिल्कुल पार्टी की बलि वेदी पे बलिदान हुए जाते हैं, और जनता को आनंद आता है कि कुछ बहुत ही गंभीर चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है किसी को पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है ये तो। लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक रूप से मैं 1 मिनट इसीलिए देता हूं ताकि चर्चा और या उसको क्या कहें, चेंचे की आत्मा को थोड़ा सा ठंडक मिल जाए, और जो हम लोगों को भी संतुष्टि इसमें मिल जाए। फाइनली इसमें एक और प्रतिक्रिया के साथ मैं चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप पौराणिक साहब, ये बात तो तय है कि पिछली बार जो आदिवासी संगठन थे जयस, उन्होंने, अब भीम आर्मी भी आ गई है, आजाद समाज पार्टी, तो ये जो संगठन है इन्होंने कुछ गणित तो बिगाड़ा। तो इसलिए पार्टी, जो मूल पार्टी हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, 2 बड़ी पार्टियां हैं, जो वो दोनों फोकस है आदिवासी समाज को लेकर के किसी संगठन के भरोसे न रहा जाए। बाद में फिर सीटों के बंटवारे को लेकर, टिकट के प्रतिनिधित्व को लेकर तमाम विषयों में उनको समझौता करना पड़ता है। तो कांग्रेस भी अपनी बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रियाएं हैं उनको भले ही ये शिगुफा करार दें, लेकिन जो आपने कहा था कि जन भावना और इमोशंस अगर वो कनेक्ट होते हैं तो वो कई बार वोट में तब्दील हो जाते हैं। ये बात समझना पड़ेगी राजनीति में। आप उनको कि ये ड्रामा है, ये नौटंकी है, लेकिन आप बरसात में यात्राएं जगह जगह से निकल रही हैं, दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों से गुजर रही हैं, वहां से मिट्टी ले रही हैं, तो इन सब चीजों की महत्वता हमारे समाज में बरकरार है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, एक चीज मान के चलिए आपकी राजनीति में परसेप्शन बड़ा मायने रखता है, माहौल बहुत मायने रखता है कि मतदाता का रुझान किस तरफ जाएगा। ठीक है, परेशानियां हैं, समस्याएं, ये तो उसके पास होती हैं, लेकिन जो ये भावना है, देखिए हमने राम मंदिर के मुद्दे को बहुत करीब से देखा है, और उसमें ये बात आई है कि लोगों की जब जन भावनाएं जुड़ गई उससे, तो सरकारें बदल गई नवीन जी। लेकिन दुर्भाग्य वर्तमान दौर का राजनीति का ये है कि दोनों दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दलित की बात करेगा, आदिवासी की बात करेगा, क्या ये वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या दोनों दलों ने कभी मुख्यमंत्री दिया इस वर्ग से?
एक बड़ा सवाल है। उमंग सिंगार ने इस सवाल को भी उठाया। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को आने वाले समय में दिल जीतने के लिए सारी योजनाएं करेगी, लेकिन उसे जवाब भी देना होगा, क्या वाकई में उन्होंने आदिवासियों को वो प्रतिनिधित्व दिया जिसके वो हकदार हैं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आपके इस ज्वलंत प्रश्न के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। तो सवाल ये है कि तमाम योजनाएं हैं, उनके लिए सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं, सरकार की सोच है, मंशा है, लेकिन सवाल प्रतिनिधित्व का है, जो कहीं कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता ने आवाज़ उठाई है कि क्या वो प्रतिनिधित्व बतौर मुखिया, बतौर लीडर मिलेगा। हालांकि कैबिनेट में वो प्रतिनिधित्व मिलता है, और अगर प्रतिनिधित्व की अगर बात होगी तो फिर ये एक ऐसी अंतहीन रेस है जिसमें हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात समझनी पड़ेगी कि सामाजिक समरसता का मतलब ये है कि जिसके लिए जिसको प्रतिनिधित्व है वो तो सब समाज का नेता है ना। वो ना ब्राह्मण है, ना बनिया है, ना ठाकुर है, ना दलित है, ना किरार है, ना पिछड़ा है, ना आदिवासी है, वो तो सबका नेता है। यही तो समरसता है। हम समरसता की बात करते 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 इतने आगे निकाल आए हैं कि हमने पहले तो जातियों में बांटा, अब जातियों के बाद जातियों के अंदर समाज में, पिछड़ा वर्ग में मीणा समाज, किरार समाज, अब समाजों की बात हो रही है। अब समाजों में भी जाने क्या होगा ये समझना पड़ेगा। समरसता बांटने का नहीं, नाम नहीं है समरसता। समरसता का मतलब है कि जहां तुलसी बैठे, जहां सूर बैठे, जहां कबीर बैठे, वहीं रहीम बैठे, वहीं वो राम और शबरी वाली परंपरा है समरसता। समरसता के नाम पर जो सियासत हो रही है वो तो जातियों को और धड़ों में बांटती चली जा रही है। हो सकता है कि ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा और समरसता यात्रा समाज में बाकी समरसता और स्वाभिमान का संचार करे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।